नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जनादेश 2018 आ चुका है और कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है, लंबे समय बाद जीत दर्ज की है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। Chief has also resigned. Ex-RBI chief has commented what he thought about demonetization. Others have commented. So those would be the issues. But broadly, what I think the Congress party and the opposition are going to attempt is Mr. Modi sold a vision to this country 5 years ago, and this country had the patience to listen to that vision and then to give him 5 years to carry out that vision. And by all accounts, Mr. Narendra Modi has and the BJP have failed in providing our country with a vision going forward for the 21st century, for 2018, 2019, 2025. So I think what we would be trying to do is we would be trying to, other than attacking the current dispensation, we would be setting the structure and the architecture for a new vision going forward for our country. Congress party has done it a number of times before. We did it in 1991, we did it before that in the 70s with the Green Revolution. So we are now starting a conversation internally and we are going to involve large parts of our country. बहुत लंबे अरसे बाद, बड़ी जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, खास बात यह है कि आज ही एक साल पूरा हुआ है। आज से एक साल पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद संभाला था और आज एक साल बाद एक बड़ी जीत। लेकिन सवाल है कि बिहार झारखंड की ओर चलिए और बिहार झारखंड में क्या इसका असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की हार, नरेंद्र मोदी ने सभा की, योगी आदित्यनाथ ने सभा की, राम मंदिर का मुद्दा भी उछला, गौ हत्या का मुद्दा भी उछला, बजरंग बली की जाति तक की भी बात हुई। लेकिन इन सब से अलग बिहार और झारखंड खामोश है इन नतीजों पर, या यूं कहें कि कुछ बोलना नहीं चाह रहा। नीतीश कुमार ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तेजस्वी यादव की भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सवाल है कि बिहार और झारखंड की सियासत पर इन नतीजों का असर पड़ेगा क्या। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। कांग्रेस के जीत का जश्न शराकत आश्रम में मनाया जा रहा है और यहाँ पे देखिए कि कौकब कादरी जो है एक नए अंदाज में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। तो क्या सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश नरेंद्र मोदी की क्षमता के आकलन में चूक गए, या ये बयान भी चाणक्य की सियासी नीति का कोई हिस्सा था? मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। तो क्या यही वो वजह है कि कल तक मोदी की क्षमता के आगे किसी को नहीं देखने वाले नीतीश आज बीजेपी की करारी हार पर खामोश रहे, या फिर यह खामोशी भी किसी रणनीति का हिस्सा है और बीजेपी की हार से नीतीश की सियासी रणनीति को फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? समझने के लिए नतीजों का बिहार की सियासत पर असर की संभावनाओं को गौर कीजिए। सीट बंटवारे पर ऐलान को लेकर 5 राज्यों के नतीजों से पहले नीतीश दबाव डालने लगे, जिसका नतीजा अक्टूबर में अमित शाह को नीतीश के साथ 50-50 का करार करना पड़ा। बीजेपी की हार के बाद अब सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश और मुखर होंगे। सरकार चलाने में नीतीश पहले की तरह बीजेपी का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो बात हुई बिहार एनडीए पर असर की। महागठबंधन पर असर सुनने के लिए जरा ढोल की इस थाप को सुनिए और ढोल बजाते कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी। और दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। ये जो रुझान है या जो परिणाम है, उससे मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में मैं समझता हूं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में ये अंतिम किल होगा और आने वाले समय में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार देश में बनेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को पहली बार बड़ी जीत मिली है।
तो कांग्रेस अब आक्रामक तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व की बात कहेगी। सहयोगी पार्टियों पर राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार मानने का दबाव पड़ेगा। अब इन नतीजों के झारखंड पर असर को समझने के लिए जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। झारखंड में भी कांग्रेस आक्रामक तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व की बात कहेगी। सहयोगी पार्टियों पर राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार मानने का दबाव पड़ेगा। झारखंड में जेएमएम के पीछे चलने को लेकर कांग्रेस अब आसानी से तैयार नहीं होगी। कोलेबिरा उपचुनाव में पहले ही कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारकर इसके संकेत दे दिए। पड़ोसी आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी की करारी हार हुई है। माना जा रहा है कि आदिवासी और दलितों ने एकमुश्त बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। छत्तीसगढ़ के नतीजों से झारखंड में बीजेपी सबक लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी, ये तमाम ऐसी बातें जो आने वाले दिनों में इन नतीजों का असर बिहार झारखंड की सियासत पर देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी बातें क्या हैं, हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं जनादेश 2018 की बड़ी बातें और इसके मायने क्या हैं। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में कांग्रेस का दम दिखा है लंबे अरसे बाद। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलने के आसार दिख रहे हैं और अब नतीजे भी लगभग आ चुके हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस बहुमत के करीब है। एमपी में जरूर कांटे की टक्कर है। सबसे बड़ी बात कि राम मंदिर, गोहत्या, बजरंगबली की जाति जैसे मुद्दे नहीं चले। ये मुद्दे अब हावी नहीं हो सकते हैं, ये जनता ने बता दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों का भी असर नहीं हुआ क्योंकि योगी ने तीनों राज्यों में मोदी और अमित शाह से सबसे ज्यादा 53 जनसभाएं की। छत्तीसगढ़ में तो योगी ने सबसे ज्यादा 21 सभाएं की थी, फिर भी करारी हार हुई। केंद्र और राज्य दोनों के खिलाफ डबल एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हार की बात कही जा रही है। दोनों सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम किया। मोदी सरकार के 4.5 साल और वर्तमान सरकार के कार्यकाल का असर हुआ। छत्तीसगढ़ में यह कहा जा रहा है कि आदिवासियों और दलितों की नाराजगी का असर हुआ कई मुद्दों पर, क्योंकि आदिवासी और दलित ने एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। खासतौर पर आदिवासी क्षेत्र में बस्तर जैसे संभाग में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। मध्य प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि सवर्णों की नाराजगी और किसानों में रोष का भी असर हुआ, जिस वजह से बीजेपी अब स्थिति यह है कि कांटे की टक्कर में आ रही है या कांग्रेस से मुकाबला कर रही है। मिजोरम में कांग्रेस के हारने के बाद सबसे बड़ी बात, नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस साफ हो चुकी है। एकमात्र मिजोरम में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। सवाल अब यहां से आगे कि क्या 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम राहुल गांधी का मुकाबला देखने को मिलेगा। हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। प्रेम रंजन पटेल हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रामानुज प्रसाद हैं, आरजेडी विधायक। हरखू झा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुहेली मेहता हैं, जेडीयू प्रवक्ता। और रांची स्टूडियो से जुड़े हुए हैं राजेश ठाकुर, कांग्रेस नेता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा सुहेली मेहता जी आपसे। नीतीश जी ने कहा था कि मोदी का मुकाबला करने की क्षमता किसी में है नहीं। क्या अब वो स्थिति नहीं रही जो जिस स्थिति में नीतीश जी ने ये आकलन किया था? तो अभी ये मुकाबला मोदी जी से थोड़े ही हुआ है, ये तो राज्य का चुनाव हुआ है। अच्छा। वहां के मुद्दे पर हुआ है, तो उसमें बीजेपी की हार हुई है और वो भी हार आप देख ही रहे हैं, कांटे की टक्कर है। ऐसा भी नहीं है कि क्लीन स्वीप कर गया है, एक राज्य में सिर्फ क्लीन स्वीप किया है। और आप उधर देख लीजिए कांग्रेस की क्या हालत है। तो अब राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ईवीएम पर अभी भी उनको शक है। तो ईवीएम पर कहां उनको शक है? तेलंगाना में शक है या मध्य प्रदेश में शक है या छत्तीसगढ़ में शक है कि राजस्थान में? ये भी क्लियर करना चाहिए उनको। तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा था कि मोदी जी के टक्कर में संभव नहीं है किसी को आना, तो बात तो सही है। ये लोकसभा के लिए है, मोदी जी के से टकराना है लोकसभा के चुनाव में, राज्यों के चुनाव में मोदी जी से नहीं टकराना है। ये स्पष्ट रूप से हम अब तक जितने राज्यों में, ठीक है, अब तक प्रेम रंजन जी, इसका मतलब अब तक जितने राज्यों में चुनाव हुए और उन नतीजों उन राज्यों में जितने भी नतीजे आए उसका श्रेय हम मोदी जी को ना दें, इसका मतलब है ना? नहीं, देखिए, अब राजस्थान और की अलग बात है कि हर 5 साल के बाद सरकारें वहां बदलती है। अब तक की नहीं। सुन लीजिए सुमित जी, पहले सुनिए तो आप बीच में जो है टिप्पणी कर देते हैं। राजस्थान का ये परंपरा रहा है, कोई भी सरकार दोबारा नहीं बनी है, हर 5 साल के बाद सरकार परिवर्तन होता रहा है। ये पहले से था। जितनी हमें सीटें आई है
वो आशा से ज्यादा आई है। जिस प्रकार से माहौल था और जिस प्रकार से बन रहे थे, उसमें लगता था कि हम 50 से नीचे रहेंगे। हम जो है बहुत करीब में आए, बहुत नजदीक में आए। दूसरा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहां 15 साल से लंबे समय से हमारी सरकार थी। एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। आज 5 साल में सरकार परिवर्तन होता है और 15 वर्षों से सरकार चलाना एक राज्य में 2020 में फिर बिहार में भी एंटी इनकम्बेंसी होगा। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। 2020 में फिर बिहार में भी एंटी इनकम्बेंसी होगा। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी यहां का समीकरण कुछ अलग है। बिहार में समीकरण अब खड़ा हो गया है फिर से दोबारा। पिछली बार आपने देखा 15 साल से नीतीश जी है ना चेहरा, इसलिए उस समीकरण में हम केवल जो है विधानसभा में आ रहे थे। नहीं, यहाँ बिहार में भी तो नीतीश जी ही चेहरा है ना 15 साल से, तो 15 साल वाला एंटी इनकम्बेंसी फिर बिहार में भी होगा। नहीं होगा ना। अच्छा, वहां हो गया, यहाँ नहीं होगा। वहां भारतीय जनता पार्टी भी है, दोनों साथ मिलकर के कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बिहार के अंदर में। तो वहां पर शिवराज जी और रमन जी अकेले कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब काम नहीं करेगा। वहां अकेली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में अभी भी हम कांटे के मुकाबले में हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, इसका मतलब शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जी ने, एक सेकंड सुन तो लीजिए, ज्यादा हमारा छोटा छोटा जवाब रखिए ना, छोटा छोटा, ठीक है, छोटा छोटा में थोड़ा निराशा हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसका मतलब शिवराज सिंह और रमन सिंह अकेले कुछ कर नहीं पाए, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी हो गया। आप नीतीश जी के साथ हैं, इसलिए यहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगा, है ना? मैं तो कह रहा हूं कि यहां दोनों साथ हैं तो कोई मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ले दे के शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह अकेले कुछ नहीं कर पाए 15 साल तक। नहीं, 15 साल तो चलाए, सरकार चलाए ना। सरकारें 15 साल 3 सरकारें रही तो ऐसे थोड़े ही रही। अरे प्रेमरंजन पटेल, लेकिन इतने लंबे समय से सरकार रहने के बाद उस पर आप जवाब दीजिए ना सर। मैं बाकी मेहमानों के पास बारी बारी से जाऊंगा, एक ही में नहीं उलझता। मैं दोबारा फिर आऊंगा। प्रेमरंजन जी, स्तर पर जो विधायक होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उसके प्रेमरंजन जी, जो सवाल मैं पूछता हूं उस पर जवाब दे दीजिए, तो बाकी मेहमानों के पास चला जाऊंगा। या तो फिर बोल दीजिए कि मेरे पास जवाब नहीं है ना। इससे पहले जितने भी राज्य में चुनाव हुए और लगातार राज्य दर राज्य में जो जीत हुई बीजेपी की, उसके लिए हम मोदी जी को फिर श्रेय नहीं दें? क्यों नहीं? जहां हम नहीं थे, सरकार में नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी, अन्य दूसरे दलों की सरकारें थी, वहां अगर हम जीते हैं तो निश्चित रूप से उस सरकार के खिलाफ और मोदी जी का प्रभाव रहा है। तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी मोदी जी का प्रभाव रहा होगा? नहीं, जितना आया एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मोदी जी का प्रभाव के कारण ही आज हम उतनी अच्छी स्थिति में है। आज मध्य प्रदेश के अंदर में हम वोटों के प्रतिशत में हम कांग्रेस से ज्यादा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मोदी जी का प्रभाव है, तो मोदी जी का मुकाबला ही नहीं था यहाँ पर। हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, छत्तीसगढ़ में कुछ चूक हुई है तो ये वो आप देखे रहिएगा। प्रेमरंजन जी, मोदी जी का प्रभाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अगर था तो फिर मुकाबले में क्यों कह रहे हैं सुहेली मेहता जी कि मोदी जी थे ही नहीं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि प्रभाव जो है, लेकिन केवल मोदी जी का प्रभाव ही नहीं रहता है। स्थानीय समस्याएं होती है, सरकार के खिलाफ भी कुछ आक्रोश होता है। तो इसका मतलब आपकी बीजेपी की सरकार ने एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कुछ काम नहीं किया, गुस्सा था, लोगों का गुस्सा था, आप ये मान रहे हैं? आपकी सरकार ने काम नहीं किया, किसानों के खिलाफ जो किसानों का जो गुस्सा था, किसानों को वो किसानों की मांगे पूरी नहीं कर पाई आपकी बीजेपी वाली सरकार, तो फिर पूरे चुनाव प्रचार में आप क्यों कहते रह गए कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया? आज आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी। मैंने कहा कि बहुत सारे आशाएं होती है, लोगों की अपेक्षाएं होती है जो आप पूरे नहीं कर पाए, जो आप पूरे नहीं कर पाए, नहीं उतर सके, जो आप पूरे नहीं कर पाए, सरकार का रिजल्ट हुआ है। हाँ, वही तो कह रहे हैं, आप मान रहे हैं ना। अगर कोई जो ऐसे अपेक्षाएं होगी उसको हम लोग सुधार करेंगे। हाँ, ठीक है। तो रामानुज जी, फिर इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आप जीत गए, कांग्रेस जीत गई, जश्न मना क्यों रहे हैं? कांग्रेस नहीं जीती है, ये भारतीय जनता पार्टी की केवल जो है हार है। कांग्रेस जीती, अगर कांग्रेस जीतती तो आप जरा पूछ लेते हैं, मिजोरम में 10 साल की सरकार थी तो मिजोरम में क्यों कांग्रेस हार गई?
तेलंगाना में क्यों कांग्रेस की बुरी स्थिति हो गई? तो वहां कोई विकल्प नहीं था दूसरे पार्टियों का। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले लेता हूं, उसके बाद मैं बिहार झारखंड पर असर क्या होगा उस पर बात उसका लाभ कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस जीती नहीं है। हरखू जी, हाँ बोलिए। क्या प्रेमरंजन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जीती नहीं है, बीजेपी हारी है। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जनता, नेता और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बधाई देना चाहता हूं कि जो अहंकार को हराया है और विश्वास को जिताया है। और उन दोनों प्रदेशों के भी जनता को मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। इस विकट परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े रहे, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जहाँ तक प्रियरंजन पटेल जी का बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा इतिहास रहा है कि अपने मनोनुकूल व्याख्यान करना। अब यदि कांग्रेस 3 प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जा रही है तो वो कांग्रेस नहीं जीती तो भाई कौन जीता, आप बता दीजिए। राहुल गांधी आज से 1 साल पहले अध्यक्ष हुए हैं, उनकी अध्यक्ष में साल भर के बाद 3 स्टेट में हम उनके नेतृत्व में चुनाव में जीते हैं। तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी जहां जाता है वहां चुनाव हरवा देता है, तो उसके बारे में उनको क्या कहना है, सो पहले बता दें। राहुल जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरी है, इसलिए उनकी हार हुई है। तो इस संबंध में ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूरे वो तो खुद ही मान रहे हैं कि हमने अपेक्षाएं पूरी नहीं की। माननीय हम अभी भी बोल रहे हैं, माननीय मोदी जी ने विकास के बारे में, अपने काम के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, सिवा सिर्फ गांधी फैमिली के बारे में। तो भाई इंडिया में गांधी फैमिली कोनो आज से है, 1885 ईस्वी से गांधी फैमिली कांग्रेस के वर्क कर रहा है। तो उसकी गुणवत्ता है, उसका जो मतलब क्रिएशन है, उनका जो कार्य, इसका मतलब राहुल गांधी को एकमात्र श्रेय जाता है ना। तो उसको खाली परिवार पर पॉइंट बिंदु कर करके जनता को झुठलाने की जो बात की है, उसी का आज परिणाम है कि मोदी जी को मुंह खाने पड़ा है। आपने ठीक इनसे क्वेश्चन पूछा है कि यदि ये जड़ भारतीय जनता पार्टी का गढ़, ये तीनों स्टेट जो 15 साल से बरगद की तरफ फैल रहा था सांप्रदायिकता के रूप में पूरे देश में, जहां से ये उखड़ चुके हैं, तो ये आगे की क्या भविष्यवाणी करेंगे और आगे इनका क्या दाल गलने वाला है। और अब तो बढ़िया बिस्तर बने 4-6 महीना चुनाव का रह गया है। ठीक है, रामानुज जी, राहुल गांधी को श्रेय देंगे आप इस जीत का? कम पूरी तरह से राहुल गांधी का करिश्मा काम आ गया। देखिए, इस चुनाव का परिणाम का श्रेय तो समय बताएगा कि किनके पास किन तक जाता है। एक बात विदित सत्य है और इन्होंने खुद ही स्वीकारा है, कांग्रेस को आज भी गाली देने की जरूरत बीजेपी के लोगों की जो आदत बनी है वो आज भी है। ये भी सत्य है, मेरी भी आकलन और मैं भी मानता हूँ कि ये जीत कांग्रेस की हुई है या अन्य लोग जीते हैं, उससे ज़्यादा ये जनता की जीत है। देश की जनता के देश के लोगों के जो मिजाज है, चाहे वो नौजवान हो, बेरोजगार हो, किसान हो, मजदूर हो, छोटे छोटे कामगार हो, दुकानदार हो, सारे लोगों में जो नाराजगी और आक्रोश था, जो जुमलेबाजी हुई, जो वादे हुए आज जो पूरे नहीं हुए, बल्कि पूरे नहीं होते तो वो क्षम थे, उसके नाम पर जो अपराध हुए, जो नोटबंदी का कहर बरपाया गया, जो जीएसटी का कहर बरपाया गया, राहुल गांधी को थोड़ा सा से काला धन लाने वाला वादा करने वाला, सफेद धन दे करके भगाया नीरव मोदी को, भगाया ललित मोदी को, और किसान आत्महत्या नहीं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। राहुल गांधी अभी आपने देखा यही तो असर है। मेरी बात कि अब आपको राहुल गांधी को नेता मानना होगा, मानने को तैयार नहीं है। जाने दीजिए, आप लोगों से पूछ रहे थे, मैं दे रहा हूं सारे विपक्ष को और उससे ज्यादा जनता को मैं दे रहा हूं। अभी आपने देखा कि ये जब चुनाव आया तो अयोध्या में पूरे साधु समाज, सर मुझे ब्रेक लेना होता है, मैं इसलिए बारी बारी से सबका रिएक्शन मैंने ले लिया, दोबारा आता हूं। और अब वो किसान वही दिल्ली में, किसान राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है अभी भी। क्या आप नहीं लिया सरकार ने राहुल गांधी को नेता आप लोगों के साथ दिक्कत है सर, जो सवाल मैं पूछता हूं उस पर जवाब आप दे नहीं पाते हैं तो घुमा देते हैं कहीं। राहुल गांधी को नेता मानने में दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन के पीएम उम्मीदवार होंगे? नहीं, महागठबंधन तय कर, महागठबंधन और सभी लोग लगे, राहुल गांधी भी लगे
और सभी लोग, माननीय शरद यादव जी कैंपेन कर रहे थे, सभी लोग कैंपेन कर रहे थे। वही तो कह रहे हैं, कांग्रेस राहुल गांधी को श्रेय दे रही है, आप है कि सबको श्रेय दे रहे हैं। यहीं पर तो स्थिति इसका साइड इफेक्ट दिख रहा है आप पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। झारखंड में भी क्या यही स्थिति रहेगी? झारखंड में भी क्या यही स्थिति रहेगी? क्या वहां भी कांग्रेस अब जेएमएम के पीछे चलने को तैयार नहीं होगी? और सवाल यह भी कि झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में करारी हार हुई है, आदिवासी निर्णायक वोट है वहां पर झारखंड में भी, तो क्या आदिवासियों को लेकर अब बीजेपी की स्ट्रेटेजी में बदलाव होगा? झारखंड की भी चर्चा कर लेते हैं। इन नतीजों का झारखंड पर कितना असर, क्या असर पड़ेगा? ग्राफिक्स 3 एक बार दिखाइए। झारखंड में विपक्ष पर खासतौर पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, तो यहां कांग्रेस हो सकता है आक्रामक तरीके से अब राहुल गांधी के नेतृत्व की बात कहे, जो हर जगह कही जा रही है। राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार मानने का दबाव सहयोगियों पर, जेएमएम के पीछे चलने को लेकर कांग्रेस अब आसानी से तैयार होगा नहीं। कोलिबिरा उपचुनाव में ये संकेत भी दे दिए कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, आपका सपोर्ट हमेशा जरूरी हम नहीं है, ये करेंगे नहीं। जेएमएम और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर बराबरी की बात भी हो सकती है। वहीं झारखंड में गठबंधन में भी अब इस तरह की मनमानी कांग्रेस नहीं चलने दे सकती है। लेकिन सत्ता पक्ष के लिए क्या सबक है? सत्ता पक्ष क्या अब आदिवासियों को लेकर ज्यादा सजग होगा? ग्राफिक्स 4 सहयोगी जो कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ एकमुश्त पड़े हैं, और ये माना जा रहा है कि आदिवासियों की नाराजगी, दलितों की नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ा है छत्तीसगढ़ में। इस लिहाज से झारखंड में बीजेपी के लिए एक सबक भी हो सकता है। दीनदयाल वर्णवाल जी एक सबक ले रहे हैं इससे? आपके पड़ोसी राज्य में इस तरह की हार हुई है। अच्छा, दीनदयाल वर्णवाल हमारे साथ नहीं हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जी, हेलो जी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ सुमित जी, बताइए। सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र में, जी लोकतंत्र में हार और जीत दोनों को स्वीकार करना चाहिए। और जो 15 साल हमने शासन किया, वहाँ सेवा किया, उसके बाद अगर जनता ने किसी दूसरे को मौका देने का मन बनाया है तो ये लोकतंत्र में हमें स्वीकार हुआ, और हम और भी दुगनी ताकत से वहाँ मेहनत करेंगे। हम लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी नीतियां बताएंगे। मेरी नीतियां में कहीं कोई खामियां नहीं थी। या भूमि अधिग्रहण का मुद्दा हो, आदिवासियों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ी है, और छत्तीसगढ़ की हार ने कहीं ना कहीं आपको बता दिया है कि आदिवासियों को लेकर आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत है ना? नहीं सुमित जी, रामानुज जी अभी बता रहे थे कि जीएसटी के कारण और जीएसटी के ये नोटबंदी के कारण ये उनका हार देखना पड़ा। तो मैं बताना चाहता हूं रामानुज जी को कि जीएसटी के बाद और नोट बंदी के बाद भी हमने चुनाव जीते हैं, और उस समय भी चुनाव बढ़िया मार्जिन से जीते हैं। इसलिए यह कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि 15 साल हमने सरकार चलाई है तो जनता का मन बदला है, और मैं उसे स्वीकार करता हूं। रह गई बात झारखंड की, तो झारखंड में सुमित जी हमने जो आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए और पिछड़ों के लिए, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए जितने कार्यक्रम किए हैं, जितने कार्य किए हैं, जो धरातल पे लाया है, वही मेरा विश्वास है। और आने वाला कल में अगर ऐसा है तो फिर झारखंड में अब तक हुए उपचुनाव में 5 उपचुनाव में आपको हार मिली है। 6 उपचुनाव अब तक हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 उपचुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा। ये देखना होगा कि जो उपचुनाव हुए वो उनके पहले किनके सीट थे। अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो ये जीतने के लिए कोई भी लड़ता है ना, बाद में हारने के बाद तो बहुत सारे बहाने होते हैं, किनके सीट थे, 15 साल थे, 5 साल थे, है ना? आप तो जीतने के लिए लड़े थे ना, आप तो अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर गए थे, तो उपचुनाव में हारे। तो आदिवासियों का एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में भी था। भारतीय जनता पार्टी ने, वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी सीट नहीं हारी है झारखंड में। और मैं कोलेबिरा के चुनाव की बात करूं तो कोलेबिरा का चुनाव में महागठबंधन तार हो गया। एक तरफ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे, राजद ने उनको समर्थन नहीं देकर किनको दिया है तो झारखंड पार्टी को दिया है।
जेएमएम ने झारखंड पार्टी को सपोर्ट किया है और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, राजेश ठाकुर जी एक दूसरे को बोल रहे हैं जेल। राजेश ठाकुर जी, एक सबक तो आपके लिए कम से कम ये है कांग्रेस के लिए। एक सेकंड, ठीक है, हो गया, कहीं भी टिकने वाला नहीं हो गया। दीनदयाल जी, राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर तो भले ही आप उत्साहित हैं, लेकिन ये बात मानना पड़ेगा आपको, राहुल गांधी का नेतृत्व काफी नहीं है, राहुल गांधी का चेहरा काफी नहीं है। बिना सहयोगियों के आप मध्य प्रदेश में देखिए कैसे फंसे हुए हैं। अगर यही आप गठबंधन कर लेते मायावती से तो शायद बहुत आसानी से अभी सरकार बना रहे होते। नहीं, देखिए, सवाल गठबंधन का अभी नहीं हो रहा है। सवाल है कि कांग्रेस पार्टी इन 3 राज्यों में बहुत अच्छे से जीत रही है। सरकार बनाने की जहां तक बता रहे हैं, तीनों राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। ये ठीक है कि अब तरह तरह के, आप देखिए झारखंड पे आप जो पूछ रहे थे इसका क्या असर पड़ेगा। झारखंड पे इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी को 1 सप्ताह 15 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ की हार को लेकर के, चूंकि वो बहुत संजीदा थे, चुनाव में लगे हुए थे और हार को लेते की जिम्मेदारी लेते हुए उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और आप देखिए हमारे प्रभारी थे यहां से झारखंड से अरुण उरांव जी, वहां छत्तीसगढ़ के, आप देखिए कितनी भारी बहुमत से जीते हैं। ये जो 60 सीटें हमको आनी थी वो 66 इसलिए हो गई कि आदरणीय रघुवर दास जी और उनके कमीना के कई मंत्री वहां प्रचार करने चले गए। आप देख रहे होंगे प्रेम रंजन पटेल जी सुबह से लगातार ये बताने में लगे हुए हैं कि हम हारे तो शिवराज चौहान की वजह से हारे तो रमन सिंह की वजह से हारे, और जो थोड़ी बहुत हम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को रख करके आगे बढ़े हैं तो मोदी जी की वजह से। आपको ये पता होना चाहिए कि 4.5 साल के एंटी इनकम्बेंसी ने 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी पे भारी पड़ी है और लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट किए हैं, वरना ये लोग अभी भी इनकी जो कामकाज थे उससे कहीं ना कहीं सब ठीक था। लेकिन ये जो 60 से 66 का अंतर, हमें 45 आता, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी ने सभा की तो हमें 60 आ गया, रघुवर दास जी ने सभा की तो हमें 66 आ गया। तो कहीं ना कहीं रघुवर दास ने सभा की तो आपको ज्यादा सीटें मिल गई, नुकसान बीजेपी को हो गया ना दीनदयाल जी, पटेल ने इस्तीफा दे दिया, रघुवर दास जी का जादू छत्तीसगढ़ में नहीं चला। इस बात से ज्यादा चिंतित होना चाहिए दीनदयाल जी। अरे वहीं के हैं और वहां नहीं चला तो उनको यहां मुख्यमंत्री बने रहने। बोलिए दीनदयाल जी। नहीं तो क्या तेलंगाना में अगर इनकी हार हुई तो तब तो राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो तेलंगाना भी गए थे, मिजोरम भी गए थे। ये बिल्कुल प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, सारी जगहों पे गए थे प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे। आपने क्या कहा? आप जो बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अरे जब मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा, नहीं आपकी दोनों हार है और आपने दोनों हारा तो क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल आप एकदम नहीं, बिल्कुल ये जो है ये सिर्फ मुख्यमंत्री दे रहे हैं, चौथा भी दे देगा। जोर जोर से बोलने का कांग्रेस का आदत है और फिर से ये अहंकार बन रहे हैं। अभी आप, अरे मुख्यमंत्री को अगर किसी ने बुलाया है तो क्या वो नहीं जाएंगे प्रचार में? उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अरे तो क्या बात लेनी पड़ेगी ना, एक ऐसी बात हार की जिम्मेदारी लेगा कौन लेगा? तो हार की जिम्मेवारी ले राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ले, तो राहुल गांधी ले हार की जिम्मेवारी। मुख्यमंत्री मिजोरम का भी ले, सबको लेना होगा। मिजोरम का भी ले हार की जिम्मेवारी, क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों जीत का खाली जिम्मेवारी ले रहे हैं? हार का भी लीजिए ना। अरे हमारा मुख्यमंत्री हार के ले लिया, आप हार की भी तो लीजिए ना, आप हार का जिम्मेवारी लीजिए ना। राहुल गांधी को बोलिए कि इस्तीफा दे। अरे टीआरएस क्या बात है? आपको क्यों नहीं जीतना चाहिए था तेलंगाना में? बिल्कुल क्या है, प्रधानमंत्री जी बड़ा बड़ा ढोल पीटते थे पूरे देश में, हमने जैसे ही कौन इस्तीफा हमने नोटबंदी किससे मांगा है, कौन इस्तीफा देगा, ये जनता देखती रही है। नहीं कि क्या इनका बात कर रहे हैं? बस इनका घमंड आ गया की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव, एक सेकंड, तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं, उनका बयान सुन लेते हैं। जिस प्रकार से जुमलेबाजी लोगों ने करने का काम किया है, ये तानाशाही के खिलाफ लोगों का जो जन आक्रोश है, ये मैं धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और सभी जगह के लोगों ने जिस प्रकार से मतदान किया इस तानाशाह के खिलाफ में, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरत था। और मेरे ख्याल से जो जुमलेबाजी लोग अब जो करने लगे हैं उन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। और ये तो अभी शुरुआत है,
असली जो जनता जो सही में जवाब देने का काम करेगी वो 2019 में जवाब देने का काम करेगी। बहुत धन्यवाद। ठीक है, 2019 में जवाब देगी। लेकिन मैं बिहार का रुख करूं, फिर से बिहार की बात पर आऊं। राजेश ठाकुर जी, जल्दी से मुझे बताइए, जेएमएम के साथ अब चूंकि आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जेएमएम के पिछलग्गू बनकर रहना नहीं चाहेंगे और जेएमएम के साथ अब बराबरी की बात कर सकते हैं आप, सीट शेयरिंग को लेकर भी और उम्मीदवारों को उतारने को लेकर भी, सीट चयन को लेकर भी, है ना। और कोलिबिरा में तो आपने दिखाई दिया कि साहब आप किधर भी जाएं हमारा उम्मीदवार अपना रहेगा। नहीं, देखिए, जब महागठबंधन बनती है तो उसमें पिछलग्गू शब्द जैसे शब्द का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अगर वो स्वाभाविक रूप से जब बड़े दल के नेता होंगे तो मुख्यमंत्री होंगे, हमें उनका नेतृत्व स्वीकार है, उसमें किसी को एतराज करने की जरूरत नहीं है। जहां तक रह गया गठबंधन का सवाल, अभी पीछे गोमिया और सिल्ली का चुनाव हुआ था, उसमें आजसू साथ में मंत्रिमंडल में शामिल है और वो खिलाफ में चुनाव लड़े आप लोग आपस में, और तब तो उसके मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, या आपके में इतना दम नहीं था कि भाजपा आजसू के मंत्री से इस्तीफा ले ले। आप हमारे गठबंधन को लेकर के बीजेपी चिंतित रहती है। अरे वहां ये पिछलग्गू नहीं है क्या? बिहार में नीतीश कुमार जी को हमने बनाया, आप उसके पिछलग्गू बने। आप इस बात को देखिए, बड़ी संजीदा विषय है। और महागठबंधन क्या पिछलग्गू है क्या? बीजेपी का आपस का विश्वास है और हम लोग महागठबंधन को एक सेब देने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार अच्छा सेब देंगे। नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता है कि आप इन नतीजों के बाद तो आप बड़े भाई हो ही जाएंगे। आप चैनल के लोग हैं, आपको चिंता करनी चाहिए। ठीक है, नीतीश कुमार तो अब बड़े भाई हो ही जाएंगे। सुहेली मेहता जी, अब तो कांग्रेस को तो 4 से 27 पर नीतीश जी ही पहुंचाए हैं और कह रहे हैं कि हम नेता बनाए हैं बिहार में। और जहां तक बड़े भाई की बात कह रहे हैं आप, देखिए हमारे गठबंधन में अरे 4 से 27 पर पहुंचाए हैं, 4 से 27 पर याद रखिएगा। कहां थे और कहां आ गए आप लोग? कहाँ थे और हम क्यों नहीं? हम ही बोलने लायक है, हम ही बोलने लायक है तो बोलेगा कौन? 4 से 27 पर बिहार में आपकी पहचान नीतीश जी ने ही बनाई है। और सुमित जी बड़े भाई छोटे भाई, हमारे गठबंधन में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता है। कुछ महीने पहले तो आपके नेता और केसी त्यागी साहब ने भी कहा था कि बड़े भाई हम हैं। अब तो आप, एक सेकंड, हो गया वनवाल जी, हो गया, ठीक है, देश को गर्त में डाला, सब जनता सब देखती ठीक है। इन नतीजों को पहले बात कर लीजिए। बीजेपी के पास इन नतीजों को लेकर कोई जवाब नहीं है। ये आज की डिबेट में, पूरे दिन की डिबेट में मैं देख रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास आज की नतीजों को लेकर जवाब नहीं है। शिवराज और रमन सिंह पर थोप रहे हैं, लेकिन जो चुनाव प्रचार करने के स्टार प्रचारक, उनके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या ये हम माने कि दरअसल सुमित जी जीत के लिए आप श्रेय देंगे, हार के लिए सिर्फ स्थानीय फैक्टर और एंटी इनकम्बेंसी? कभी कभी 2 डेग पीछे भी हटना पड़ता है। अच्छा, जनता ने 2 डेग हमें पीछे जरूर हटाया है, लेकिन लंबी छलांग 2019 में फिर से हम लेंगे। ठीक है, लेते रहिएगा छलांग। मैं सुहेली मेहता जी, एक बयान में सुनाता हूं, और वो चूंकि बयान जरूरी है, नरेंद्र मोदी को लेकर मैं फिर से पूछूंगा, आकलन एक बार फिर से क्या जेडीयू का वही अभी भी है? क्योंकि मोदी लहर की जब बात हुई थी 2014 में, तो जेडीयू का आकलन था कि ये ब्लोअर वाली हवा है ना, नीतीश जी ने कहा था। तो क्या देखिए, आप उस समय की बात सुनाइएगा, भूतकाल अभी जो बात है उसकी बात करिए। आकलन आज क्या है? 2014 में आप जानते हैं कि हम कहां थे? जी, बात तो सुन लीजिए, इतनी बेसब्री क्यों? जेडीयू का आकलन आज भी नरेंद्र मोदी को लेकर क्या है? क्या वो वाकई फ्रंट से लीड करते हैं जैसा उन्होंने पहले कहा था? ये बयान हमारे नेता ने तो, आपने पहले ही बयान, जो फ्रंट से लीड करता है, और इस मामले में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी फ्रंट से लीड करते हैं। लीड भी करना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर सफलता है तो उसका श्रेय मिलेगा, अगर कोई कठिनाई आएगी तो उसकी भी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, और ये हिम्मत का काम है। तो ये हिम्मत का काम आज क्यों नहीं हो रहा है? सफलता है और असफलता है, जो नीतीश जी ने एक परसेप्शन मोदी जी के बारे में बताया था, क्या वो मोदी जी आज नहीं है? क्या वो बीजेपी आज नहीं है?
या जेडीयू का आकलन अभी भी वही देखिए, है? आप 1977 की बात सुना दीजिएगा तो उस पर हम नहीं ना बोलेंगे। 2017 की बात है, 2017 का बयान है जो आपको। स्थिति है सुहेली मेहता जी, गठबंधन में जुलाई में जब आए तो उसके बाद का ये बयान है, आप भूल जाती हैं कि अपने नेता के बयान को। मैं एक परसेप्शन की बात कर रहा हूं, आप इतनी खींच क्यों रही हैं? कोई खिलाफ नहीं कहा उन्होंने नीतीश कुमार जी ने, उनके मातम पुरुष। आपको मैं सिंपल पूछ रहा हूं, मोदी जी को लेकर, बीजेपी को लेकर आपका परसेप्शन क्या आज भी वही है या 2019 में अब बीजेपी को नए मुद्दों की तलाश करनी होगी बजाय राम मंदिर और गोहत्या जैसे मुद्दों के बजाय? आप एक सहयोगी पार्टी के नाते बिहार के चुनाव में, बिहार के चुनाव में जनता के मुद्दे पर काम होता है, जनता के मुद्दे पर बात होती है और जनता के मुद्दे पर चुनाव होता है। सबका साथ सबका विकास। और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के नेता है, न कि वो देश के नेता है, ये स्पष्ट है। देश के नेता हमारे गठबंधन के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और लोकसभा चुनाव में आप चाहेंगे राम मंदिर का मुद्दा लेकर आगे बढ़ा जाए या विकास का मुद्दा लेकर आगे बढ़ा जाए? विकास का मुद्दा लेकर आगे बढ़ा जाए। प्रेम रंजन पटेल जल्दी से जवाब दीजिए, मैं वाइंड अप करूंगा जल्दी से। ठीक है, प्रेम रंजन पटेल, राम मंदिर का मुद्दा 2019 में नहीं रहेगा? नहीं, सारे मुद्दे रहेंगे। लीजिए, सारे मुद्दे सबका साथ सबका विकास, गांव गरीब सारे मुद्दे रहेंगे। राम मंदिर का मुद्दा बनाना रहेगा 2019 चुनाव में भी को एक, यानी बिहार में भी नीतीश जी के रहते राम मंदिर का मुद्दा गूंजेगा। मंदिर पूरे भारत के लोगों को, ठीक है, रामानुज जी, आस्था का विषय है, वो सारे मुद्दे रहेंगे। ऐसा नहीं है, जनता का विश्वास हमारे साथ है और आगे भी रहेगा। देश की जनता का विश्वास हमारे साथ है और रहेगा। सहयोगी पार्टी के पंजाब और मिजोरम हमारे मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है। एक राज्य में अधिक सरकार बनने से छलना बंद करे कांग्रेस। हमारी थोड़ा उत्साह दिखाइए करके हम 19 राज्य में भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी हार हमारी हुई है। रोटी कपड़ा में आज भी ऐसे लोग पसंद कर रहे हैं, लोग जैसे चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बने। बहुत शुक्रिया आप सभी का। कांग्रेस को बधाई, बीजेपी को शुभकामनाएं और सबको शुभकामनाएं। जीतते रहिए, छलांग लगाते रहिए, लेकिन जनता के बारे में सोचिए और जनता ने जो जनादेश दिया है उसके बारे में सोचिए। किन मुद्दों को लेकर जनादेश दिया है, वो क्या चाहती है जनता, जनादेश के पीछे के संदेश को समझिए। संदेश साफ है, वादों और घोषणाओं को सिर्फ आप करने से जीत नहीं जाएंगे, उन्हें जमीन पर उतारना होगा और जमीन पर उतारेंगे तभी आपको दोबारा मौका मिलेगा। नमस्कार।